वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि सरकार जल्द ही नई टोल पॉलिसी लाने वाली है, जिससे हाईवे यूजर्स को छूट मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि नई नीति का उद्देश्य हाईवे टोल सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक बनाना है, ताकि यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। लेकिन इस नई टोल पॉलिसी में क्या हो सकता है बदलाव? तो दरअसल सरकार डिस्टेंस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम पर विचार कर रही है, जिससे यात्रियों को सिर्फ उतनी ही दूरी के लिए भुगतान करना होगा जितनी वो यात्रा करेंगे। साथ ही फास्टैग सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से भी बचा जा सके। इसके अलावा लोकल निवासियों के लिए रियायती दरों पर टोल छूट देने की भी योजना बनाई जा रही है। सरकार का यह कदम हाईवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन को किफायती और सुविधाजनक बनाया जा सके। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। आने वाले 6 महीने में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवीज की कीमतें इंटरनल कंजप्शन इंजन यानी ICE व्हीकल्स यानी कि पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के बराबर हो जाएंगी। सरकार का फोकस देश में ईवी को बढ़ावा देना और पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंसी कम करना है। इससे ईवीज को अपनाने की रफ्तार तेज होगी और कंज्यूमर्स के लिए सस्ते और पर्यावरण के अनुकूल ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ईवीज के सस्ते होने की कई वजहें हैं। बैटरी टेक्नोलॉजी में सुधार हो रहा है, जिससे लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और कीमतों में भी गिरावट आ रही है। सरकार भी इंसेंटिव और टैक्स छूट देकर ईवीज को बढ़ावा दे रही है, जिससे कंज्यूमर्स को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा लोकल प्रोडक्शन बढ़ने से कंपनियों की लागत घट रही है, जिससे ईवीज की कीमतें कम हो सकती हैं। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे ईवी अपनाने का ट्रेंड मजबूत हो रहा है। अगर सरकार की योजना सफल होती है तो भारत में ईवी क्रांति तेज होगी और पेट्रोल डीजल की निर्भरता घटेगी। ईवी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका यानी बोफा ने चेतावनी दी है कि चीन के स्टॉक मार्केट में जल्द बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो 2015 के क्रैश की याद दिला सकती है। जी हां, इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन की इकोनॉमी में मंदी, सरकारी नीतियों में अनिश्चितता और ग्लोबल इक्विटी मार्केट में बढ़ती स्थिरता अब गिरावट के बड़े कारण हो सकते हैं। 2015 में चीनी स्टॉक मार्केट में 40% तक की भारी गिरावट आई थी, जिससे इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ था। इस बार भी लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर सतर्क हैं। बोफा का मानना है कि चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो रही है और सरकार के सिस्टमल जो भी हैं उनकी उपाय निवेशकों का भरोसा नहीं जगा पा रहे हैं। आपको बता दें कि अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी से गहराई से जुड़ी हुई है। इन्वेस्टर्स को अगले कुछ महीने में चीन से आने वाली खबरों पर खास नजर रखने की जरूरत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आपकी बचत से जुड़ी हुई है, आपकी सेविंग से जुड़ी हुई है। टैक्स सेविंग के लिए सबसे लोकप्रिय निवेश ऑप्शन में से एक इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम यानी ELSS अब निवेशकों की पसंद से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। बजट 2023 के बाद से ELSS फंड में निवेश घटने लगा है और इसका मुख्य कारण नया टैक्स रिजीम माना जा रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में ATC के तहत किसी तरह की टैक्स छूट नहीं मिलती, जिससे निवेशकों की ELSS में दिलचस्पी कम हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी-फरवरी 2024 में ELSS फंड में इनफ्लो 20% तक गिर चुका है। पिछले कुछ सालों तक ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी टैक्स सेविंग के साथ लंबी अवधि में हाई रिटर्न देने वाले ऑप्शन के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन अब निवेशक अन्य इक्विटी फंड्स और डायरेक्ट स्टॉक में शिफ्ट हो रहे हैं। हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि ELSS केवल टैक्स सेविंग नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए भी जरूरी है, लेकिन नया टैक्स रिजीम अपनाने वाले जो लोग हैं उनको आकर्षक ऑप्शन ये नहीं लग रहा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या AMCs ELSS को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए नए इनिशिएटिव्स लेकर आती हैं या नहीं।
चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का हाल। ग्लोबल मार्केट के मिले जुले संकेतों के बीच घरेलू स्तर पर दिग्गज कंपनियों में खरीदारी आने से बृहस्पतिवार यानी आज शेयर बाजार चौथे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 899 अंकों की तेजी के साथ, जबकि निफ्टी की बात करें तो 283 अंकों की छलांग निफ्टी ने लगाई है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती का अनुमान बरकरार रखने और दिग्गज शेयर जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारतीय एयरटेल और आईटीसी शेयरों में जोरदार खरीदारी से निवेशकों की धारणा को मजबूती मिली। सेंसेक्स 899 अंक यानी 1.19% उछलकर 76,348 अंक पर बंद हुआ और फिर 76,000 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 283 अंक यानी 1.24% बढ़कर एक बार फिर 23,000 के स्तर के ऊपर 23,190 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की जो कंपनियां हैं उसमें भारतीय एयरटेल, टाइटन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, नेस्ले, रिलायंस इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और टाटा मोटर्स के शेयरों में खासी तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को आगाह किया है कि उन्हें फिर से जमाकर्ताओं का भरोसा जीतने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। हाल ही के वर्षों में कई कोऑपरेटिव बैंक्स में वित्तीय अनियमितताओं और लिक्विडिटी क्राइसिस के कारण जमाकर्ताओं को नुकसान झेलना पड़ा है, जिससे इन बैंकों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूसीबीज को अपनी गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और डिजिटल बैंकिंग क्षमताओं को मजबूत करना होगा ताकि वो मुख्य धारा के बैंकों से मुकाबला कर सके। नियामकीय सुधारों के बावजूद कई कोऑपरेटिव बैंक अभी भी पारदर्शिता और मजबूत वित्तीय स्थिति बनाए रखने में संघर्ष कर रहे हैं। अगर यूसीबी सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो भविष्य में उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। डिजिटल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में निवेश करना और ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना अब इन बैंकों के लिए अनिवार्य हो गया है। अदानी ग्रुप अब केबल्स एंड वायर्स के बिजनेस में कदम रख रहा है। कंपनी ने पैरानीथा वेंचर के साथ एक जॉइंट वेंचर जेवी के जरिए इस नए सेगमेंट में एंट्री की घोषणा की है। आपको बता दें कि ये कदम अदानी के डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। अदानी पहले से ही पावर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी और मेटल सेक्टर में मौजूद है और अब केबल एंड वायर के जरिए अपनी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन को और विस्तार देने की योजना बना रहा है। इस जेवी का फोकस हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल वायरिंग सॉल्यूशंस पर रहेगा, जिससे कंपनी रियल एस्टेट, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए मजबूत सप्लाई चेन तैयार कर सके। अदानी के इस कदम से पॉलीकैब, फिनोलेक्स, केबल और हेवेल्स जैसी कंपनियों को कड़ी कंपटीशन प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आने वाले समय में ये मार्केट कंपटीशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के कारण तेजी से बदल सकता है। तो यदि मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।